आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रेविटेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सीखने लायक है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये हमें सीखना है। हालांकि क्लास 9th का है तो इसमें बिगिनिंग है। हम लोग जब क्लास 11th का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ भी ग्रेविटेशन है जो क्लास 9 का एक्सटेंशन है। ठीक है बच्चों, अगर आप ये समझ जाते हो क्लास 9 की चीज़ें तो 11th वाली भी चीज़ें आपको बहुत बहुत ईजी लगने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं ग्रेविटेशन क्लास 9। तो बच्चों हम लोगों को तो पता है कोई भी मास अगर हम लोग फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं तो सीधा नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों? हमको मालूम है कि अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग, एवरी मास। अर्थ किसी भी मास को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और जिस एक्सेलरेशन से वो मास नीचे जाता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, यही बोलते हैं। तो न्यूटन्स ने फार्मूला दिया था, उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें क्या बोला था? इस यूनिवर्स में कोई भी मास हो दूसरे मास को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। ठीक है, वो कभी भी रिपेल नहीं करता। एनी टू मास इन दिस यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर विथ सम फोर्स। और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मान लो ये मास है m1, दूसरा मास है यहां m2 और ये डिस्टेंस है r। तो m1 इस मास को अपनी तरफ खींचेगा, m2 भी इस मास को अपनी तरफ खींचेगा विद सम फोर्स। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां जो कांस्टेंट अपियर हो रहा है कैपिटल G, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ कैपिटल G जो फिक्स होता है। इस फोर्स, ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, यही फोर्स अर्थ पे लगाएगा, हम लोगों पे या किसी भी मास पे। मान लो ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है स्मॉल m, दिस इज अर्थ। ये अर्थ का सेंटर है और ये बात करें तो ये रेडियस हो जाएगा। अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट दिस मास विद द सेम फोर्स, ये वाला फोर्स। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M ले लो। इस केस में फोर्स क्या लिखेंगे? G mm अपॉन r स्क्वायर। अगर हम मून की बात करें, दिस इज अर्थ, दिस इज मून। मून कीप रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दिस इज मून। ये घूमता रहेगा तो इसका कुछ रेडियस होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा इसका। ये इसका सेंटर है O। तो अर्थ अपनी तरफ लगाएगा फोर्स, दैट फोर्स इज गिवन एज G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स यही है इस केस में, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मून की ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका एक ऑर्बिट होता है, इसमें घूमता रहता है, so this is called orbital velocity। this one, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे भी लग रहा था, इस पे भी लग रहा है। सिमिलरली सन भी लगाता है अर्थ पे फोर्स एंड अर्थ कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो आइए बात करते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि वेट क्या है, आपका वेट क्या है, पूछते हैं ना आपस में।
भाई बहुत मोटे हो गए हो, वेट लूज करो, है ना। तो ये वेट का फंडा क्या है, ये भी ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड है। तो बच्चे लोग सोच रहे होंगे वेट का ग्रेविटेशन से क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये वेट है क्या चीज। हम लोग जो मेजर करते हैं वेइंग स्केल में, वो क्या चीज मेजर करते हैं। तो बेसिकली हम वेट मेजर करते हैं। और बहुत बच्चों को पता नहीं है कि वेट और मास में डिफरेंस क्या है। वेट एक फोर्स है, मास इंट्रैक्शन को बोलते हैं वेट। और जब सिर्फ एक्सेलरेशन को वहां से हटा ले तो मास जो बच गया, दैट इज एक्चुअल मास ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो मास और वेट इज डिफरेंट थिंग। अभी हम लोगों ने यहां लिखा है एक्सप्रेशन, फोर्स अप्लाइड बाय दिस अर्थ ऑन दिस बॉडी, तो कितना है Gmm/r²। तो हम लोग जो वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं उसमें हमें मास नहीं मिलता, हमें उसमें वेट मिलता है, क्योंकि दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन आवर बॉडी विच इज एक्टिंग डाउन। ये फोर्स डाउनवर्ड लगता है हमेशा, इसी को बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी m इंटू जी। स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अर्थ की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 9.8, कभी कभी 10 भी ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून की बात करें तो मून की जो ग्रेविटेशनल वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की जो लेते हैं वो अर्थ वाले का 1/6 लेते हैं, 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ। तो ये हम लोग ने जो निकाला, वेट निकाला, यहां से m और m अगर चला जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर मुझे मून का निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो G तो फिक्स होता है, यहां लूंगा मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अगर मुझे जुपिटर का निकालना होगा तो यहाँ मास ऑफ जुपिटर लेना होगा, रेडियस ऑफ जुपिटर लेना होगा। हम लोग किसी भी प्लैनेट का अगर निकालना होगा तो उसकी मास और उसकी एक्सेलरेशन से मुझे, उसकी रेडियस से मुझे मतलब है, तो उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब मैं इस मास को उठा के ऊपर ले जाऊं, यहां से उठा के यहां ले जाऊं एट सम हाइट h, तो टोटल डिस्टेंस मुझे कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे r प्लस h। तो नया जो g डैश मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, g मास ऑफ अर्थ अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इस पे भी आ सकते हैं, इस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मून रिवॉल्विंग अराउंड, इस वेलोसिटी से मून ऐसा ऐसा घूमता रहेगा, तो उसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा। तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लेते हैं, वन कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम होगा दैट इज टाइम पीरियड, दैट इज 2πr अपॉन वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम लोगों ने अभी अभी निकाला अंडर रूट Gm/r, सो 2πr रूट r अंडर रूट ऑफ Gm। ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन के लिए, है ना बच्चों, आसान है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं इस पे बेस्ड। तो हम लोगों ने अभी दो फॉर्मूले देखे, कौन कौन सा देखा, एक तो ये देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ये लिख सकते हैं, r² को मेजर लेंगे। दूसरा है g डैश Gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाते हैं अर्थ सरफेस से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अर्थ का जो अट्रैक्टिव पावर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। तो ये लिख सकते हैं, Gm को मैं लिख सकता हूं gr²,
यानी कि जी डैश जो मुझे मिलेगा जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये फॉर्मूला है, आपको इसको केयरफुली यूज करना है तो क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मास और वेट के लिए। मास और वेट, मास को हम लोग m से दिखाते हैं, वेट को m इंटू जी से दिखाते हैं। तो मास क्या है? मैटर ऑफ क्वांटिटी कंटेन्ड इन द बॉडी, है ना, मैटर ऑफ क्वांटिटी, मैटर ऑफ क्वांटिटी। सीधी सी बात है, जो हॉलो होगा उसका मास कम होगा, जो इनसाइड से भी फील होगा उसके मास ज्यादा होगा। तो मैटर ऑफ क्वांटिटी उसमें कितना है, दैट डिसाइड्स द मास। सेकेंड थिंग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी इंटू मास, तो क्या बोलेंगे? इट इज द फोर्स। ये क्या है? फोर्स है। ये तो कौन सा फोर्स है? बाय द अर्थ, अर्थ लगाता है फोर्स, फोर्स बाय द अर्थ और एनी प्लैनेट। सॉरी, दूसरी बात, मतलब कोई भी प्लैनेट फोर्स तो लगाता ही है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, भले ही वो छोटा सा फोर्स क्यों ना हो। मैटर ऑफ क्वांटिटी है उसमें। सेकेंड बात, इसकी यूनिट क्या होगी? मास की तो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग केजी लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं, केजी लेते हैं, और ये फोर्स है तो इसका यूनिट तो न्यूटन में होगा। थर्ड पॉइंट, मास हम लोग लिखते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, स्केलर, क्योंकि मास कहीं कोई डायरेक्शन से रिलेटेड ही नहीं है। और वेट की बात करें तो फोर्स की बात करें, यानी कि वेट की बात करें तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास इज ए कांस्टेंट फैक्टर। हम कहीं भी मास को ले जाएं, किसी भी प्लैनेट पे ले जाएं तो मास रहेगा, बट वेट कीप चेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे जी लगा हुआ है। जी हर एक प्लैनेट का अलग अलग होता है, तो यहां लिख सकते हैं इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अनलेस अनटिल हम लोग उसमें कुछ मास ऐड नहीं करें या वहां से मास कुछ काट के नहीं निकाले, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। आगे वेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो वेरी करेगा प्लैनेट टू प्लैनेट, वेरी फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट के लिए जी अलग अलग होगा तो पूरा वेट भी चेंज कर जाएगा। तो वो बोलते हैं ना, यार मैं मोटा नहीं हूं, प्लैनेट गलत चूज कर लिया मैंने और कोई बात नहीं है। अगर मैं खुद चला जाऊं मून पे, मैं तो हल्का हो जाऊंगा ना, mg/6 हो जाएगा मेरा वेट। तो गलत प्लैनेट में आ गया, मोटे नहीं है हम लोग कोई भी। तो वैरी फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर, ये डिफरेंसेस है हम लोगों के पास। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। बाकी हम लोगों ने जो मोशन में फॉर्मूले किए हुए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन सब फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, वो स्पेस में चला गया ना, तो जैसे ही कोई हम लोग हाथ से छोड़ दिया तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के दायरे में आ गया। तो उस पर जो भी एक्सेलरेशन होगी, जो फ्री फॉल है, अगर मैंने इसको अगर ऐसे छोड़ दिया तो ये फ्री हो गया, यहां से यहां तक आने के लिए फ्री था। तो फ्री फॉल की जब भी बात होगी तो जहां भी हमने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है वहां मुझे लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब a इज इक्वल टू मुझे g लेना पड़ेगा। और g की वैल्यू हम लोग नॉर्मली 9.8 लेते हैं, कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। 9.8 राउंड ऑफ करके 10 ले सकते हैं।
तो आप लोगों को इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है, जो बेसिकली हर एक चैप्टर में मिलने वाला है फॉर्मूला, पीछा नहीं छोड़ेगा, 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिल जाएगा। तो ये चैप्टर, ये फॉर्मूले कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। और ये तो खैर ऑफ कोर्स ग्रेविटेशन का ही फॉर्मूला है, तो मिलेगा ही, क्लास 11th में दोबारा मिलेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। मेक ए नोट बच्चा लोग। हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर ए हेवनली बॉडी whose mass is twice that of earth and whose radius is thrice that of the earth। तो हमारे पास तो पहले अर्थ को ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ अर्थ। दूसरा प्लैनेट है हमारे पास whose mass is twice, यानी कि 2 me, radius is thrice, that is 3 re। What will be the weight of a book on this heavenly body if weight on the earth, इस अर्थ पे उसका वेट बोल रहा है 900 न्यूटन है। इस पे वेट कितना है हमें नहीं मालूम है ना, मतलब हमने यहाँ बुक रख के देखा तो उसकी वेट है 900। इस अर्थ पे अगर बुक रख के देखेंगे तो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा m इंटू जी, ये वेट होता है। तो ये वेट होता कैसे, आता कहां से, क्योंकि फोर्स लगा रहा है अर्थ, तो फोर्स क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बुक अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वेट। वेट ऑन अर्थ है WE नाम दे देते हैं। दूसरा प्लैनेट है, तो यहां के लिए वेट क्या लिखेंगे, WP लिख लिया, प्लैनेट इज इक्वल टू जी मास ऑफ प्लैनेट, ट्वाइस मास है ये, तो 2m लिखना पड़ेगा, और ये 3re हो जाएगा अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये लिख लिया हम लोगों ने। इसी को बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बुक इनटू एक्सेलरेशन ऑन द प्लैनेट। जीपी लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लैनेट कोई है, दूसरा प्लैनेट है। तो यहां पर ध्यान से देखो, वेट 900 है, GMEM अपॉन RE स्क्वायर, इसकी वैल्यू 900 है। तो यहां आके देखते हैं वेट ऑन द प्लैनेट, ये नंबर्स को अलग कर लेते हैं, ये 2 3 3 9 हो जाएगा, ये 6/9 GME, एक मिनट सॉरी, ये मास ऑफ द बुक है 2/9 RE का स्क्वायर इंटू m, ठीक है। तो GMM अपॉन RE स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 900 है, तो GMM, इस पूरे की वैल्यू 900 है, तो मुझे मालूम है, मैं यहां लिख सकता हूं 2/9 इंटू 900, तो ये कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। यानी कि इस प्लैनेट पे मैं अगर बुक को ले आऊंगा तो वो उसका वेट कितना होगा, 200 न्यूटन उसका वेट होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज। हाय बच्चों, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। सपोज एन एस्ट्रोनॉट लैंड्स ऑन द मून एंड ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 7.35 मीटर फ्रॉम द सरफेस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द मून सरफेस। कोई सामान को उसने ड्रॉप कर दिया 7.35 मीटर से, तो टाइम फाइंड करने को बोल रहा है। तो यहाँ गिवन क्या क्या है, डिस्टेंस गिवन है 7.35 मीटर, टाइम हमारे को पता नहीं है, लेकिन यहां लिखा हुआ है ड्रॉप्स, मतलब फेंका नहीं, ड्रॉप कर दिया है। मतलब जहां भी ड्रॉप लिखा हो या रिलीज लिखा हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक्सेलरेशन ऑन द मून क्या होगा, 1/6 ऑफ द अर्थ होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज 7.35 हो गया, u 0 है तो ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g/6, और g हम लोग कितना लेते हैं 9.8, 7.35 इज इक्वल टू हाफ 9.8 अपॉन 6 t स्क्वायर, ये लेते हैं हम लोग। 9.8 या 10 भी ले सकते हैं, तो 7.35 ये 12 हो गया इंटू 12, 9.8 t स्क्वायर हो गया अपॉन दिस वन। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट आएगा, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या सीखा, कैलकुलेशन में कम इंटरेस्ट लूंगा। मेरा इंटरेस्ट ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो डाटा है पहले वो लिखनी चाहिए, उसके बाद फॉर्मूले 3 ही तो है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन्हीं तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोगों ने डाटा के अकॉर्डिंग चूज कर लिया कि ये लगाना ज्यादा सही है, इसको हम लोगों ने अप्लाई कर दिया और फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट कर लो। हेलो बच्चों, यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड। अ पार्टिकल वेज 120 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल इट्स वेट बी 30 न्यूटन? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इसका जो वेट है 120 न्यूटन है, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल इट्स वेट बी 30 न्यूटन? कितनी हाइट पे हमारे को 30 न्यूटन का वेट मिलेगा? देखो वेट जो है टोटली डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि मास तो कभी चेंज करता नहीं है, और वेट क्या होता है m इंटू जी। ठीक है, तो m को तो आप छोड़ दो, आप सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करो, उसके कारण चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस g, g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, और वेट क्या है, यहीं पे मैं m लगा दूं या m लगा दूं तो वेट बन गया ना, दैट मीन्स gmm बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब मैं इसकी बात करूं तो यहां क्या लिखूंगा, gmm बाय आर प्लस इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड तो करना है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, gmm इज इक्वल टू 120 आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर में इधर ले गया तो gmm मुझे मिल गया 120 आर स्क्वायर, तो इस gmm की जगह मैं लिख सकता हूं ना 120 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 120 आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ये हो गया, तो अगर इस 120 को उठा के मैं यहां तो लिख ही सकता हूं ना 1/4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, क्रॉस कर देते हैं, दैट मीन्स r प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से मैं हटाऊंगा तो यहाँ √4 मिलेगा, ये 2 मिल जाएगा, दैट मीन्स r प्लस एच इज इक्वल टू 2r, सो h इज इक्वल टू r। r तो मेरे को गिवन क्वांटिटी है 6400 किलोमीटर, यानी कि हाइट अगर 6400 किलोमीटर हो जाए तो क्या होगा, 30 न्यूटन वेट हो जाएगा। समझ गए ना, इजी कैलकुलेशन है। दूसरा करते हैं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इन 5 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है, फेंका गया, ऐसा यू से फेंका गया है, हाईएस्ट पॉइंट 5 सेकेंड में पहुंच जाता है वो, यानी कि यहां पहुंच के उसकी वेलोसिटी हो रही है 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, तो टाइम हमारे को गिवन है, तो हम लोग ये लगा सकते हैं ना v इज इक्वल टू
u प्लस ए टी, v 0 है, u पता नहीं। देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अपोज करेगा ना, हमेशा नीचे ही लगेगा वो। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऊपर वाला डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो, नीचे की डायरेक्शन आप निगेटिव ले लो। तो u तो ऊपर लग रहा है, ये मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, कोई भी वेक्टर अगर ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा उसके लिए पॉजिटिव साइन ले लो। जैसे कोऑर्डिनेट में लेते हैं, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्टेड है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा नीचे लगता है, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ जी, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां डाल देंगे माइनस ऑफ जी, यानी कि माइनस ऑफ 10 टाइम 5 हो गया। सो यू मुझे मिल गया 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया होगा, और एक्सेलरेशन चूंकि नीचे लग रहा है तो धीरे 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 कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। अगर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होता तब तो रुकता ही नहीं, चलता ही रहता ना, एक्सेलरेट हो जाता। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हमें तो इसमें बोला गया बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून विथ 19.6 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट गो, ये कहां तक जाएगा, कितने हाइट अटेन करेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून क्या होगा, g/6। अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/6 होता है मून पे। सो वी कैन राइट v², ये लिख सकते हैं, v0 लेना पड़ेगा हमको, u गिवन है 9.19.6, a को लेना पड़ेगा माइनस ऑफ g/6, ये तो हमेशा ही नीचे लगता है और फेंका हमने ऊपर है, इनटू डिस्टेंस s। ये निकाल सकते हैं हम लोग, और g हमें क्या लेना पड़ेगा 9.8, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। सो वी आर गेटिंग 19.6 into 6, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हैव ए लुक।